तो बच्चों, हम आज भारतीय समाज की संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की बनावट के लिए एक उसकी बाहरी संरचना होती है और एक उसकी आंतरिक संरचना होती है। जैसे हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी का एक हमारे बाहरी जो होता है, बाहर जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं। और जो आंतरिक होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट उस आंतरिक के बगैर भी अगर वो आंतरिक अंग हटा दिए जाएं तो हमारा बॉडी जो है किसी काम का नहीं रहेगा, वो मतलब फंक्शन नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार समाज में भी कुछ जो संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना होती है जिसको हम सैद्धांतिक या वैचारिक बोलते हैं, और एक बाहरी संरचना होती है जो हमें दिखाई देती है। तो ये जो संरचना का निर्माण किया गया था, ये सोच करके किया गया था कि जो समाज है हमारा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि समाज की जो व्यवस्था है सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो समाज की संरचनात्मक विशेषताओं में जो थी, उसमें जो पहला था संरचनात्मक वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इस बात को ध्यान में रख के किया गया था कि सारे समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था, और वो विभाजन का आधार था व्यक्ति के कर्म। जो व्यक्ति जो कर्म करता था वह व्यक्ति उसी वर्ण के अंतर्गत माना जाता था। जैसे कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण। ब्राह्मण का काम था अध्ययन और अध्यापन का, क्षत्रिय का काम था प्रजा की देखभाल करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और जो शूद्र का काम था वो समाज की सेवा करना। तो कर्म के आधार पे 4 वर्णों का समाज में विभाजन किया गया था। दूसरे उसमें देख सकते हैं आप आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भी जो थी वो व्यक्ति के जीवन को आधार मानकर व्यक्ति के जीवन को 100 साल के आधार पे 25-25 वर्षों में विभाजित की गई थी, जिसमें से पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो अध्ययन का काम कर, व्यक्ति के जीवन के पहले जो 25 वर्ष होते थे वो उसमें अध्ययन और अध्यापन का काम करता था। गृहस्थ आश्रम वैवाहिक जीवन होता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके बाद संयुक्त परिवार। पहले जैसा कि आप देखते हैं कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो संयुक्त परिवार थी। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है कि 3 पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे एक ही रसोई का भोजन करते थे, वो संयुक्त परिवार कहलाता था। पंचायत व्यवस्था जैसे कि अभी देख रहे हैं आप कि हमारे न्यायपालिका है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गांव में जो बुजुर्ग लोग होते थे वही लोग पंचायत व्यवस्था का आधार होते थे। तो ये थी आपकी संरचनात्मक विशेषताएं थी समाज की। दूसरे वर्ग में आप जब देखते हैं वैचारिक या सैद्धांतिक विशेषताएं, इसके कुछ आधार थे। पुरुषार्थ, व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसा कि ये पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। कर्म का सिद्धांत जो था कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको उसी आधार पे मिलेगा। ये इस डर से भी व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ होता था और वो कभी भी गलत काम नहीं करता था। पुनर्जन्म की अवधारणा ये थी कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसका अगला जन्म उन्हीं कर्मों के आधार पे होता था। तो इस पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पे भी व्यक्ति गलत कामों को करने से डरता था। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत काम करेगा तो उसको अगला जन्म अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जो था नेक्स्ट जो था वो विवाह एक धार्मिक संस्कार था। पहले जो मैरिज जो विवाह होता था उसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता था। उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते, बहुत सारे संस्कार होते थे, और जो संस्कारों द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण। यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के जो वैल्यूज थे, जो मोर्स थे, जो एथिक्स थे, उनके द्वारा ही व्यक्ति सारी चीजें सीखता था और वो उन चीजों को अडॉप्ट करता था। अब इसके बाद हम आते हैं कि भारतीय समाज की संरचना जो ये थी, जो अभी मैंने बताया आपको, संरचनात्मक विशेषताएं और सैद्धांतिक विशेषताएं, उसमें आज के समाज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था क्या थी? पहले क्या था? ये कर्म के आधार पे था कि जो व्यक्ति जो काम करता था उसको उसी वर्ण के अंतर्गत माना जाता था। अब वो क्या हो गया है? जाति में परिवर्तित हो गई है। तो जब जाति आ गई है तो जाति में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है ताउम्र उसी जाति का सदस्य रहता है और अपनी जाति में कभी भी चेंजेस नहीं ला सकता है। जबकि पहले क्या था कि व्यक्ति
वर्ण व्यवस्था में अपने कर्मों के आधार पे, अपने कर्मों को में परिवर्तन करके अपने वर्ण को चेंज कर सकता था। अब जाति से हम वर्ग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आश्रम व्यवस्था, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो 4 आश्रम थे, वो व्यवस्था आज नहीं रही, उसमें भी परिवर्तन आ गए हैं। संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग सदस्य एक साथ रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि पहले कृषि था, पहले नौकरियां नहीं होती थी, तो लोग शहरों की ओर नहीं जाते थे। सारी सुख सुविधाएं की ओर लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और गांव में जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, आज भी कहीं गांव में ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार हैं, पर चूंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण ज्वाइंट फैमिलियां टूट रही हैं और उसका स्थान न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार ने ले लिया है। तो इसकी चौथी विशेषता इसमें चेंजेस आया है पंचायती राज व्यवस्था में। पहले क्या था कि पंचायती व्यवस्था ऐसी कोई कानूनी लिखित इस तरह से नहीं होती थी। पहले गांव के बुजुर्ग ही पंचायत व्यवस्था का निर्माण करके उसको व्यवस्थित रूप से चलाते थे, जबकि ऐसा आज नहीं रहा। आज हमारा संविधान है, आज हमारी जुडिशरी न्यायपालिका है, उसमें परिवर्तन आया है। परंपरागत मूल्यों एवं भूमिकाओं में चेंजेस आए हैं। जो परंपरागत हमारे मूल्य होते थे, उस जो रोल्स होते थे, जो हमें कर्तव्यों से बांधे रखते थे, जो हमारे पुरुषार्थ थे, उन सभी चेंजों में भारत की समाज की संरचना में वर्तमान में ये सारे परिवर्तन आए हैं। अब हम इसमें बच्चे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में चलते हैं कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का अर्थ क्या है कि हम अनेक हैं, बट उस डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम सभी एक हैं। तो हम इस अनेकता को हम अनेक क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे पहला है हमारा जनसंख्या के क्षेत्र में। सन 2011 तक जो हमारा जनसंख्या है, आप देख सकते हैं कि 36 राज्यों में डिवाइड है, और आज की डेट में हम वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। उसके बाद हम भाषाई आधार पे देख सकते हैं। भाषाई आधार पे मतलब क्या है कि हमारे संविधान